हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ री एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे 2024 है और ये जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। ये आपके यूपी पीसीएस और आरओ जीएस सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों पेपर्स के लिए तो खास करके ये टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके पहले हमने 50 प्रश्न इस टेस्ट का सॉल्व कर लिया है। बाकी के प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है। इसको हम सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे क्योंकि यदि इसका इंग्लिश का भी सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा दिखाई देगा, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। प्रश्न संख्या 50 तक हमने कल सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 51 यानी कि 51 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रभावित नहीं होता, प्रवाहित होगा। प्रवाहित हैं होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा कथन है, हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है कि हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पहला यहाँ पे सही नहीं है। पहला क्यों नहीं सही है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये अपोजिट होगा, यानी कि जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हों उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे हिमालय की नदियाँ, ना कि जब नदियाँ पर्वतों से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं तो उसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र नहीं कहा जाता। जब प्रतिरूप जो है, अपवाह प्रतिरूप जो है पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। और हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वह वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। दूसरा कथन है, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पॉइंट है, गहरे गार्ज, यू टर्न, नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला और खड़ी ढाल और भूस्खलन। यानी कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो इनमें से क्या क्या देखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कौन से हिमालय के युवा पर्वत होने के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। कौन से इसमें से ऐसे हैं जो कि हिमालय के युवा पर्वत के साक्ष्य हैं। तो यहाँ पे चारों साक्ष्य जो हैं यह हिमालय पर्वत के युवा होने के साक्ष्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नताएं होती हैं। किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नताएं होती हैं। तो यह भिन्नताएं होती हैं पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा करने के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है, क्या कारण है। पॉइंट दिया हुआ, पहला पॉइंट है जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर। दूसरा पॉइंट है महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाइयों में भिन्नता। तीसरा पॉइंट है आंतरिक क्षेत्रों में तेज हवाओं की उपस्थिति। और चौथा पॉइंट है कि भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे है कि तटीय क्षेत्र की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक वर्षा अधिक होने का क्या कारण है। सॉरी, वार्षिक वर्षा नहीं है, वार्षिक तापमान है। सॉरी, वार्षिक वर्षा नहीं, वार्षिक तापमान अधिक होता है, उसका कारण पूछा है। तो इसका कारण हो जाएगा केवल यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, यही इसका कारण हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे सिर्फ कारण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है।
10 डिग्री चैनल द्वारा किस द्वीप को अलग किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 10 डिग्री जल संधि जो है भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है? कौन सा यहाँ पे सबसे नजदीक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के? तो यह जो है यह है बेरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो और ला नीना की संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें कि एल नीनो ला नीना से कैसे अलग है। पहला कथन है, ला नीना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है, एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब यहाँ पे दिया गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से, तो हिंद महासागर का नहीं, ये प्रशांत महासागर की घटना है। दोनों एल नीनो और ला नीना दोनों जो है प्रशांत महासागर में घटित होते हैं। दूसरा है कि एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका जो करेक्शन होगा वह होगा, ला नीना मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। यह घटना सामान्यतः एल नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि एल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्र सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन इसलिए सही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है कि पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी होती हैं? कथन दिया है, पहला कथन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है। दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि जो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे भूभाग कम है, तो इसलिए अवरोध नहीं होता है हवाओं में, तो वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, यानी कि जैसे चीखता साठा, प्रचंड पचासा और ऐसे जो हवाएं चलती हैं उनका नाम दिया गया है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है। दूसरा कथन है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उर्वरक पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। तीसरा कथन है, खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों
वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए अगर विषुवत रेखीय वन को एक बार हटा दिया जाए तो विषुवत रेखीय या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को एक बार हटा दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में ये काफ़ी धीरे उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किस सागर से संबंधित है। पहला कथन है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा कथन है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तीसरा कथन है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं। तो ये किस महासागर के बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रही है प्रशांत महासागर के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है, तो यह विवरण जो है यह संबंधित है मक्का से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। दूसरा कथन है, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। तीसरा कथन है, चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती हैं। यहाँ पे कौन सा कथन चाय की कृषि के संबंध में सत्य है, तो यहाँ पे सभी कथन जो दिए हुए हैं ये चाय की कृषि के बारे में सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला कथन है, यह भूमध्य रेखीय फसल है। दूसरा कथन है, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि रबड़ जो है यहाँ पे दिए हुए रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है, तो ये ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है असत्य, तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ये असत्य है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह भूमध्य रेखीय फसल है, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे की पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिएगा, कीवर्ड का, कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है। असत्य जो है यहाँ पे दिया गया है कि इसकी फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है, क्योंकि इसके लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ना कि 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, यही इसीलिए यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह भूमध्य रेखीय फसल है, यह जो है सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन, तो असत्य कथन है ऑप्शन 2। तो पॉइंट मतलब कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है। पहला कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। दूसरा कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति करती हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। ऊंट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे नमक, मैग्नीशियम, अभ्रक और ब्रोमाइन दिया हुआ है। तो किसको खनिज को कौन से खनिज हैं ऐसे जो इनको समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे नमक हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और ब्रोमाइन हो जाएगा। इनको जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। दूसरा कथन है, प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। तीसरा कथन है, अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। अब यहाँ पे देखो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे सभी कथन सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। मिसिसिपी नदी, सस्केचुआन नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, इनमें से किनका अपवाह तंत्र का संबंध जो है यह प्रेयरी घास के मैदान से है। तो यहाँ पे
मिसिसिपी और सस्केचुआन नदी जो है इनका संबंध प्रेरी घास के मैदान से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतर कुछ साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया है। दूसरा कथन है, शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, प्रगामी एडवांसिंग लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। तीसरा कथन है, वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन केवल सत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होती है, आंतरिक बल के प्रभाव से भी उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल 2। पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। तीसरा कथन है, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारी जो विविधता है वह कम होती जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? पहला है लवणीय दलदल, दूसरा कारक है ज्वारीय संकरी खाड़ी, तीसरा कारण है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, और चौथा कारण है पंख मैदान। अब इसमें से कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पे सभी कारक जो हैं उनमें से पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी और पंख मैदान जो है यह मैंग्रोव के विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मृदा के अपरदन दुष्प्रभाव हैं? मृदा के अपरदन दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला कथन है, नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, दूसरा है नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, तीसरा है मृदा की उर्वरता में कमी। तो यहाँ पे सभी कारण जो है मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 700 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो केवल यहाँ पे पहला कथन सत्य है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वन जो है, दूसरा कथन जो दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये वन यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है जहां पाए जाते हैं वहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर से कम, तो ये गलत हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर से अधिक और लगभग 200 सेंटीमीटर तक की
वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ पहला सही होगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा कथन है, इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तीसरा कथन है, इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सभी कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम यहाँ पे कौन सा होगा? तो इसका जो सही क्रम होगा यह होगा पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास और फिर लाइकेन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। दूसरा कथन है, पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो कि सही नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑलरेडी से ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पे कोई कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह स्थान जहाँ ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। दूसरा है, भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा कथन गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है भूकंप मूल कहलाता है, और ये जहाँ पे भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ना कि जो है भूकंप उद्गम केंद्र। उसे भूकंप अधिगम केंद्र नहीं कहेंगे, भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका डेल्टा पंजाकार होता है। दूसरा कथन है, ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां उत्तरी अमेरिका में अवस्थित हैं? पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा है हेनरी पर्वत, तीसरा है सियरा नेवादा पर्वत। कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सारी पर्वत श्रेणियां जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। दूसरा कथन है, यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोध के रूप में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा पॉइंट सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह ग्रेट बेसिन जो है पश्चिम में सियरा नेवादा पर्वत एवं पूर्व में बसाच पर्वत के मध्य स्थित है, यानी कि ये रॉकी पर्वत से रिलेट नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बारे में, तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सेल्वास है। दूसरा कथन है, मंडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे पहला कथन क्यों नहीं सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सेल्वास है।
तो यहाँ पे पर्वतीय वनों से नहीं, ये भूमध्य रेखीय वनों से आच्छादित है, इसका स्थानीय नाम सिलवास होगा। यानी कि अमेजन नदी बेसिन जो है, या पर्वतीय वनों से नहीं, विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है, जिसका स्थानीय नाम सिलवास है। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। यानी कि मंडीरा जो है, यह अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। दूसरा कथन है, यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट किलिमंजारो के संबंध में विचार करना है। पहला कथन है, यह अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तीसरा है, किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। उपयुक्त में से सही गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी नहीं है किलिमंजारो। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, सिर्फ पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। मिनेसोटा, डेट्रॉयट, हैमिल्टन, इसमें से कौन सा इरी झील के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा, यानी कि डेट्रॉयट जो है यह इरी झील के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नाजका टेक्टोनिक प्लेट का पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखी इंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कथन है, दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलबोको 5 दशकों से अधिक समय में पहली बार फटा। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीकी एवं यूरेशियन रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला है, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। दूसरा है, यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है, तो यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की कौन सी विशिष्ट जलवायु है? तो यह जलवायु है एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? भौगोलिक विशेषता और दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एब्सीनिया पठार अरब, यह बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन एब्सीनिया पठार ये अरब में नहीं है, इथोपिया में है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है एटलस पर्वत, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एब्सीनियन पर्वत पठार जो है यह इथोपिया में है, ना कि अरब में है। और गुयाना हाईलैंड्स जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ना कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो ओकांगो बेसिन जो है यह स्थित है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे कोई जो सही सुमेलित है पहले से, वह है ऑप्शन बी। बाकी का हमने सही आंसर देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पहला है पृथ्वी का घूमना, दूसरा है हवा का दबाव और हवा, तीसरा है समुद्र के पानी का घनत्व और चौथा है पृथ्वी की क्रांति। उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कारक है जो कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशिष्ट विशेषता है?
तो यह जो विशेषता है यह है मानसूनी जलवायु का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है यह होता है समोच्च बांध निर्माण को समोच्च जुताई भी कहा जाता है। यह मृदा संरक्षण हेतु कृषि तकनीकी है जिसके अंतर्गत ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं पर वृक्ष लगाकर तथा पत्थरों को रखकर अवरोध लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऊपर दिए हुए कोई यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिब्राल्टर जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया जाता है? जिब्राल्टर जलडमरूमध्य द्वारा कौन सा देश अलग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस क्रिया के कारण होता है? तो लीचिंग के कारण होता है ये। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1907 में इसका जो नाम था यह था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 1836 में क्या नाम था इसका? तो 1836 में नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। और 1937 में, तो 1937 में केवल संयुक्त प्रांत था। और 1877 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 4 3, 2 1 4 3 होगा। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीर धनुष और 2 मछलियां हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण अवशेष के साथ साथ लघुपाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो लोहदा नाला से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सबसे अधिक राज्यों को कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सहारनपुर जो है 3 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सिद्धार्थनगर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई जो की हुई कहाँ पे हुई थी? तो यह जो बैठक हुई थी यह हुई थी प्रयागराज में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है? तो यह जो क्षेत्र है यह है गोरखपुर एवं शामली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है? तो यह जिला है बदायूं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान 75 जिले एवं 18 संभागीय मंडल हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र लगभग 3% है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? कौन सा इसमें से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो हापुड़ जो है या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर घर पेय जल परियोजना किस जिले से शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी झांसी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? तराई क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? तो धान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं? कौन सा जिला है जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है? उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है यह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज, तीसरा है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। यहाँ पे कौन सा जोड़ी जो है सही सुमेलित है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। राज्य ललित कला अकादमी जो है यह भी प्रयागराज में ना होकर के लखनऊ में ही है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये सेंटर जो है यह नोएडा में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? तो यह क्षारीय प्रकार की मृदा को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित नहीं है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है यह किससे संबंधित नहीं है? तो यह महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ग्रह, तो इनमें से ग्रह कौन है? तो ग्रह है यूरेनस। उपग्रह जो होगा यह चंद्रमा हो जाएगा, और पुछल तारा जो होगा यह हो जाएगा हेली यानी कि हैली, और कृत्रिम उपग्रह जो है यह है मेराइनर। तो यहाँ पे जो सही आंसर कूट होगा यह होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका सही कूट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कूट ऑप्शन ए में ही है 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। दूसरा कथन है, यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। अब नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? तो सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह है डिमोस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का डिमोस उपग्रह है, यानी कि जो ये डिमोस है यह किसका उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। दूसरा कथन है, दूर संचार उपग्रह भू स्थितिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं? तो ये अक्षांश रेखाएं हैं 181। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। दूसरा है, अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होती हैं। अब है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो चट्टान निर्मित होती हैं इन्हें प्लूटोनिक चट्टानें फिर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है?
इटली में अवस्थित है एपिनाइन पर्वत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो यह जूरा पर्वत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह भाग जो है यह पाया जाता है भूमिगत जल के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग जो होता है यह गहरे सागरीय मैदान होते हैं, एबेजल प्लेन इसे कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसके लिए वायुमंडल की आयन मंडल परत जिम्मेदार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? तो यह कहलाता है सौर विकिरण को परावर्तित भाग। पृथ्वी के ऊष्मा बजट से सौर विकिरण का जो भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है, इस परिवर्तित भाग को ही इस पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा सामान्य वर्षा भी होती है। ये कौन से बादल हैं? ये जो बादल हैं ये कौन से बादल हैं? तो ये बादल हैं कपासी वर्षी मेघ, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोयस निम्न में से किससे संबंधित है? लोयस किससे संबंधित है? तो लोयस जो है यह हवा से संबंधित है, हवा द्वारा निर्मित मैदान है लोयस का मैदान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वायु के निक्षेपण का ये निक्षेपण से बना हुआ आकृति है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अपर्दन से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। दूसरा कथन है, ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कम ऊंचे होते हैं, लेकिन कम नहीं अधिक ऊंचे होते हैं, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है? प्रशांत महासागर की कौन सी इसमें से ठंडी धारा है? क्यूराइल धारा, अखोटस्क धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुला धारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा पूछा गया है। तो यहाँ पे क्यूराइल और ओखोटस्क जो है या प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। बेंगुला जलधारा जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है और ये अटलांटिक महासागर में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है ग्लोबल वार्मिंग से, दूसरा है सतत विकास से, ओजोन परत संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से। अब कूट से पता करना है कि कहाँ पे किस किस से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 3 से। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है, कौन सी हवा है वो? तो ये हवा है सिमूम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लताएं, लियाना व अधिपादप एपिफाइट इस बायोम की सर्वप्रमुख विशेषता है। दूसरा कथन है, इन वनों में मिलने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सूअर, शेर, घड़ियाल, बंदर व सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस प्रकार के वन की हैं? तो ये जो विशेषताएं हैं ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो इस अवधारणा को विलियम रीस ने विकसित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? तो यह सतत विकास पर विशेष बल से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है?
अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह नदियों को जोड़ने की योजना है, उससे संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने की योजना से है, जबकि कृषि उत्पादन को दुगना करना व टिकाऊ कृषि सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर जो है यह किस दिशा में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि सिडनी व कैनबरा राजधानी पूर्व दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप कि आप लोग पढ़ते होंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर करें तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।